हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, 23 जून को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अनअकैडमी कराने जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। 26 जून को होगा 10 बजे सुबह में। तो जाइए इनरोल कीजिए फटाफट से। सिंपली आप अभी इनरोल कर लो जिससे आपको 10 बजे 26 जून को नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाओ। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं और आप 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। रैंक 1 अगर आपकी आती है तो आप लैपटॉप भी जीत सकते हो और रैंक 2 पर मोबाइल और एयरपोर्ट्स वगैरह जीत सकते हो और ढेरों गिफ्ट कार्ड जीत सकते हो। सिंपली जाओ, अपनी जो भी आपकी तैयारी है उसको परखो। और एसएससी और बैंक एस्पिरेंट्स के लिए तो दोस्तों बहुत ही खास तौर से ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी पूरा का पूरा ऑल इंडिया रैंक जानने का कि आप अभी किस लेवल पर है, किस लेवल पर आपकी अभी तैयारी चल रही है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूज द कोड MZT10। याद रखिएगा MZT10 कूपन कोड यूज करना मत भूलना, तभी तो पता लगेगा MZT एजुकेशन से आए हो आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। भूल तो नहीं गए आप, कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है और अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एक स्क्वाड्रन सहित एक स्क्वाड्रन को शामिल किया है। उस स्क्वाड्रन का नाम है 840 CG। कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों गुस्तावो पेट्रो। गौतम अडानी जी की बायोग्राफी आने वाली है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये बायोग्राफी लिखा है RN भास्करन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विकास और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला भिक्खु संघ सेना और रोजो रॉड्रिक्स को। इन दोनों को इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमने ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बात करी थी कल, जिसमें भारत 115वें स्थान पर है। पिछली बार भारत किस स्थान पर था? 118वें पर था। ठीक है, और वहीं फिक्शन के लिए दोस्तों महिला पुरस्कार जीत लिया है रूथ ओजिकी ने। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। रेडबुल के ये ड्राइवर हैं और रहने वाले हैं नीदरलैंड की। इस सीजन की इनकी छठी रेस थी। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं सुनील छेत्री। छेत्री थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये 5वें बन गए हैं और अगर एक्टिव प्लेयर्स में बात करें तो ये दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। बाकी खिलाड़ी या तो दोस्तों उनका निधन हो गया है या फिर वो रिटायर हो गए हैं। निपुण योजना ये श्रमिकों के लिए है दोस्तों, श्रमिकों को स्किलफुल बनाने के लिए अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने इसे शुरू किया है। क्लियर? तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आपका जिस हिसाब से मैं रिवीजन करवा देता हूँ बिल्कुल कनेक्ट करके स्टोरी बता करके, इससे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाता है। इस वजह से आप लोग डेली वीडियो को जरूर देखा करो, मिस मत किया करो, वीडियो को डेली देखा करो। चलिए अब शुरू करते हैं आज के दिन की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन राशन वन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? तो दोस्तों 36वां राज्य या फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूटी और स्टेट दोनों मिला करके। ठीक है, स्टेट और यूटी मिला करके, क्योंकि 36 हैं टोटल, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 8 हो गए 36, तो टोटल 36 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब यही है कि सबसे अंतिम राज्य कौन बना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला दोस्तों अंतिम राज्य बन गया है असम। कौन सा? असम राज्य बन गया है सबसे अंतिम। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे अंतिम राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला। और अगर पूछा जाए आपसे जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो आप बताएंगे ये बना था पहला राज्य असम ही बना था पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला। लेकिन यहाँ पर ये अंतिम राज्य बना है, तो 2 पॉइंट आप यहाँ से कनेक्ट कर ले गए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करेंगे, इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम बेसिकली दोस्तों अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी, अगस्त 2019 में। इसके तहत क्या था कि आप अगर देश के नागरिक हो तो आपका एक ही अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो वो हर स्टेट में काम करेगा। आप मान लीजिए यूपी के हो और आपका यहाँ पर राशन कार्ड है और आप कुछ समय बाद जाकर के महाराष्ट्र में बस जाते हो, वहाँ पर रहने लगते हो,
तो आपका जो ये यूपी वाला राशन कार्ड है, आप इसी राशन कार्ड से यहाँ पर भी राशन ले सकते हो, महाराष्ट्र में भी ले सकते हो। ठीक है, आप असम में रह रहे हो तो अब वो असम से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि एक ही राशन कार्ड रहेगा, आपको हर जगह काम में आएगा। पहले क्या होता था, महाराष्ट्र में गए अगर आप तो वहाँ पर इशू कराना पड़ेगा आपको, वहाँ पर अगर मिलता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको राशन नहीं मिलता। तो ये होता था, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ये लागू की जा चुकी है और भारत के अब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि ऑल इंडिया में लागू हो चुकी है। अच्छा, अब आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए पहला राज्य कौन बना था। तो देखिए दोस्तों, पहला राज्य एक्चुअली में 4 स्टेट एक साथ बने थे, 4 स्टेट में ये शुरू किया गया था और तब इसे दोस्तों राशन पोर्टेबिलिटी मॉडल करके इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि एक पोर्टेबल राशन स्कीम के तहत शुरू किया गया था। और वो 4 राज्य कौन कौन से थे? महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। देखो, महाराष्ट्र और गुजरात आपको पता है 1 मई 1960 को एक अलग हुए और इससे पहले एक थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ओके। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको पता है 2 जून 2014 के बाद से अलग हुए। ठीक है, यानी इसके पहले ये एक थे। तो यानी कि समझ लो कि ये 2 ही राज्य तो हुए। अगर आपको याद करना हो, बहुत ही आसान तो है, दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तो ये 4 राज्य जो है सबसे पहले राशन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ये शुरू किए थे योजना को। कब? अगस्त 2019 में। ओके, और उसके बाद फिर हरियाणा और सभी राज्य धीरे धीरे करके, राजस्थान वगैरह सब लोग लागू करते करते आज के टाइम पर पूरे के पूरे देश में ये लागू हो गया है। फिलहाल असम आया है, असम के बारे में हम लोग बात करेंगे। असम कहाँ है? यहाँ पर है असम। असम के बारे में आपको बॉर्डर एरिया से, बॉर्डर किससे किससे टच करता है इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली बोल दो जितने भी राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर टच करता है असम। ओके, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। हफलूंग, चंडूबी, डिघाली पुखारी, शिवसागर, तामरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल, सोनबिल और देहिंग लेक, ये सभी प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, सखोवा और देहिंग पटकाई। मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई हुई थी, ट्रिक आपको याद होना चाहिए था। क्या थी ट्रिक? असम के डिब्रूगढ़ में राम नाम के काजी आए, मानस नाम के काजी आए। ठीक है, मानस नाम के काजी आए, मानस नाम के काजी आए। ठीक है, और इसके बाद राम नाम लेके औरंग को दिए पटकाए, औरंगजेब को दही पटकाए। दही पटकाए मतलब जान रहे हो, पटक दिए, दही पटकाए। ये आप अगर ट्रिक याद रखेंगे तो सारे के सारे ये 7 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग में से किसी को अगर याद हो तो डिकोड करके बताइए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की खुब्स-कुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मंगोलिया की खुब्स-कुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, मंगोलियाज खुब्स-कुल लेक एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये है खुब्स-कुल झील जो है मंगोलिया में है। अभी मैं आपको मैप में मंगोलिया दिखाता हूँ कहाँ पर है। ओके, तो अभी फिर पेरिस में, फ्रांस में एक्चुअली में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चल रहा था। इसका 34वां सत्र चल रहा था। वहीं पर ये निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि इसको अब विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाए। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को बोले तो क्या होता है? यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 को हुई थी। पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके हैं अध्यक्ष। चलिए मैं आपको मंगोलिया दिखाता हूँ मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऊपर आएंगे चाइना, चाइना से ऊपर यहाँ पर एक देश मिल जाएगा आपको मंगोलिया। यहाँ पर देखिए, ये है मंगोलिया। यहाँ की कैपिटल है उलान बतार। क्या है? उलान बतार। और मैंने आपको गोबी डिजर्ट के बारे में बताया था, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए यहाँ पर ये गोबी डिजर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा, अभी मैंने आपको मंगोलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए हुए थे कि भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भी भारत से मंगोलिया भेजा गया था।
इसके अलावा अभी मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था। इसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था। एक्स खान क्वेस्ट याद रखिएगा। और मंगोलिया के बारे में अगर बात करें कि यहाँ की राजधानी तो आपको पता ही लग गया, प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुलेरसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। मुद्रा है यहाँ पे टेग्रॉग, करेंसी टेग्रॉग होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो अभी हाल ही में दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि एफ आई सी ए फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर ये दोस्तों पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी हैं, काफी महान खिलाड़ी थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। 2001 से लेकर के 2013 तक इनका क्रिकेट करियर रहा और इनको अभी बनाया गया है फर्स्ट वीमेन, ये बन गई हैं अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि फीका की। क्लियर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। तो स्विट्जरलैंड के न्यून में अभी हाल में फीका कार्यकारी समिति हुई, उसमें ये डिसीजन लिया गया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट मैच, 125 ओडीआई मैचेस और 54 टी20 मैचेस खेले हुए थे। अगला, हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत गौरव ट्रेन जो कि पर्यटन ट्रेन है एक प्रकार की, और इसके बारे में भी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन के रूप में इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये पर्यटन ट्रेन है और भारत और नेपाल के बीच में पहली बार ये शुरू की गई है। तो नई दिल्ली से ये स्टार्ट करी गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, IRCTC टू रन इट्स फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ऑन जून 21 नेपाल जनकपुर। तो देखिए दोस्तों भारत गौरव ट्रेन जो है ये एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत कोई भी प्राइवेट संस्था भी इसको ट्रेन को ले सकती है लीज पर, या कहें कि कुछ दिन के लिए ले सकती है रेलवे से, और उसके तहत वो उसका संचालन कर सकती है। और इसी का रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो चलाई गई भारत की पहली भारत गौरव ट्रेन, जिसको साउथ स्टार रेल ने चलाया, साउथ स्टार रेल ने चलाया भारत की पहली भारत गौरव ट्रेन है। तो वो तो भारत गौरव ट्रेन वो भारत की पहली थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत से नेपाल के बीच में पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ से चलाई गई है, तो वो आप बताएंगे सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, और किस कंपनी के द्वारा, तो IRCTC के द्वारा ये चलाई गई है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों ये पहली पर्यटन ट्रेन है खास तौर से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को कवर करेगी, यानी भगवान राम के जहाँ जहाँ पर साक्ष्य हैं, जहाँ जहाँ पर धाम हैं, मंदिर हैं, उनको ये कनेक्ट करेगी और श्रद्धालुओं को वहाँ वहाँ के दर्शन कराएगी। क्लियर है? तो एक प्रकार की ये पर्यटक ट्रेन है। तो अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। क्लियर? भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। अगला, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की एक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों किसने? राम बहादुर राय ने। किसने लिखा है? राम बहादुर राय ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, PM मोदी प्रेजेज राम बहादुर राय एट हिज बुक लॉन्च इवेंट। तो यहाँ पर ये किया गया, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, न्यू दिल्ली में, जो कि स्थित है। ओके, तो राम बहादुर राय की ये पुस्तक है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया? तो 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है दोस्तों अभी हाल ही में विश्वेश्वर टुडू ने। विश्वेश्वर टुडू, ये यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये कौन है? ये जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। कौन है? जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में उड़ीसा के पुरी के शारदा बली में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है, जो कि दोस्तों बेसिकली ये आदिवासी कल्चर को बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है। तो और साथ ही साथ एक और इसी में मेला मनाया गया, कृषि मेला भी, 13वां इसका संस्करण था। तो ये दोनों मेले का उद्घाटन इन लोगों ने किया, और अभी ये जो लोक मेला है ये 24 जून को समाप्त होगा, 5 दिनों तक ये चल रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अंडर 17 एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता है?
तो अंडर 17 एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप इसको जीत लिया है भारत ने। जी हाँ, इंडियन की टीम ने जो है उसको 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। 8 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीत करके भारतीय महिला टीम जो है वो कुश्ती में नंबर 1 पर आ गई है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप। तो 1 कांस्य, 1 रजत और 8 स्वर्ण, 235 अंक टोटल। जापान दूसरे स्थान पर रहा और मंगोलिया रहा तीसरे स्थान पर। क्लियर। अगर प्रमुख गोल्ड मेडल विजेता की बात करें तो रितिका हैं, अहिल्या सिंधे हैं, शिक्षा हैं और भी ऐसे 5 और हैं। ओके, कहाँ पर आयोजित हुआ अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच आया हुआ है दोस्तों, मात्र 399 में। जीएस और साइंस और करंट अफेयर तीनों का तीनों बहुत ही शानदार तरीके से आपका तैयार करवाया जा रहा है। डेली क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से तरीके से लेकर के इस कोर्स को और अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। ये कोर्स आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगा। अगला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है दोस्तों चाइना। चाइना जो है, अभी एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि चाइना जो है ये ग्लोबल, अगर देखा जाए ग्लोबली देशों में सोने के पुनर्चक्रण यानी कि गोल्ड के रिसाइकलिंग में टॉप पर है। यहाँ पर इंडिया दोस्तों चौथे स्थान पर आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया रैंक 4th इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग, रिसाइकल्ड 75 टन्स इन 2021 वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2021 में 75 टन के आसपास में भारत ने रिसाइकल किया है, ठीक है। 2013 से 2021 तक देखा जाए तो भारत ने 1500 टन से 500% बढ़ा करके 1800 टन तक रिसाइकलिंग की हुई है। तो अब रिसाइकलिंग की हुई है, लेकिन रिसाइकलिंग में भारत चौथे स्थान पर है। शुरू के 3 कौन है? शुरू के 3 में है चाइना, इटली और अमेरिका। अमेरिका 3rd पर है, याद रखिएगा। ओके, पिछले 5 वर्षों में भारत में अगर सोने की आपूर्ति का 11% देखा जाए तो वो पुराने सोने से ही बन करके आया है। जो सोने को आपूर्ति की गई है, पुराने सोने को ही रिसाइकल करके यूज किया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि अब यूएन में कौन होने वाले हैं? ये होंगे दोस्तों रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगी यूनाइटेड नेशन में। किसकी जगह पर आएंगी? टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह पर। किसी जगह पर? टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह पर। कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग टी.एस. तिरुमूर्ति को कहाँ नियुक्त किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था टी.एस. तिरुमूर्ति अब किस विभाग में सचिव होंगे। ओके, तो रुचिका कंबोज के बारे में अगर बात करेंगे, 1987 बैच की ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर हैं और इनको अभी भारत में, ये भूटान में भारत की राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इनको अभी नियुक्त कर दिया गया है भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो पूरे भारत में दोस्तों 1 जुलाई से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा करी गई है। 1 जुलाई के बाद से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक, ना ही इसका प्रोडक्शन होगा, ना ही इसका सप्लाई होगा, और कोई अगर इसका इस्तेमाल करते दिखेगा या फिर सप्लाई करते दिखेगा, यूज करते दिखेगा, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जो है ये 1 जुलाई से इंडिया में बैन की जा रही है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, कारण ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हजारों वर्षों तक खत्म नहीं होते हैं और इनका यूज लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप एक स्ट्रॉ को अगर देखो तो एक स्ट्रॉ की अगर बात करें तो प्रतिदिन लाखों करोड़ों की मात्रा में स्ट्रॉ जो है वो डेवलप्ड होते हैं और यूज किए जाते हैं पूरे देश में, करोड़ों की संख्या में। और वो एक स्ट्रॉ जो इतना छोटा पाइप होता है वो गलने में, सड़ने में या कहीं खत्म होने में लगा देता है सैकड़ों वर्ष। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि 1 जुलाई के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको आप एक बार यूज करते हो उसके बाद फेंक देते हो, जैसे पानी की बोतल या फिर पॉलीथीन सब्जियों वाली, या फिर जैसे स्ट्रॉ मैंने आपको बताया, या आप दूध की पैकेट है यूज करते हो, ठीक है, इन सबको। तो ऐसी चीज़ें जो विशेष रूप से पॉलीस्टाइलिन और विस्तृत पॉलीस्टाइलिन से बने होते हैं,
इन पर बैन लगाया जाएगा। इनके स्टॉक, बिक्री, निर्यात, आयात सब पर बैन किया जाएगा। क्लियर। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भारत सरकार ने मिलकर के इस पर कानून भी बनाया हुआ है। बस ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीडियो को 20 मिनट के अंदर अंदर रखना, और इस वजह से जो इम्पोर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो नहीं इम्पोर्टेंट होता वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो आप इस बात को लेकर के मत परेशान हुआ करो कि किसी क्वेश्चन में कम एक्सप्लेन किया गया, किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। अरे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें क्या बताता, बस पुस्तक लिखा किसने है, बस उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का क्या मतलब कि इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में किसके बारे में कहा गया है, क्या चीज़ें कही गई, इसके बारे में बताने का क्या मतलब। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको नहीं एक्स्ट्रा बताया जाता है, क्योंकि हमें एट द एंड 20 मिनट के आसपास में वीडियो लानी होती है, तो जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो इस बात को लेकर के प्लीज़ कमेंट मत किया कीजिए। टॉप 10 करंट अफेयर ये थे आज के। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स में दोस्तों 89.30 मीटर्स का भाला फेंका था और अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। और अभी हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट। क्लियर। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विकास और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संगठन ने जीता है? तो आप उस संगठन का नाम बताएंगे। इसके अलावा ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में पहले पर कौन है, वो भी आप बताएंगे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज आपको मिलेगी फ्री में एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और इसकी क्विज बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करो। इसके अलावा आप पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर भी पा जाएंगे। पीडीएफ क्विजेज भी कराई जाती हैं, लेटेस्ट अपडेट भी यहीं पर दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।